brought to you by American Pistachios. खबर है कि अमेरिका में भारत के वाणिज्यिक दूतावास पर खालिस्तान समर्थकों ने फिर हमला किया है। जिस काउंसुलेट पर हमला हुआ है वो कैलिफोर्निया राज्य के सैन फ्रांसिस्को शहर में स्थित है। वही शहर जहां बीते महीने राहुल गांधी ने भाषण दिया था और उनके भाषण में भी खालिस्तान समर्थक उन्हें नारे लगाए थे। इधर विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे सहयोगी देशों से जिरह की है कि वो खालिस्तानी विचारधारा को पनाह न दे। न ये भारत के लिए अच्छा है न उन देशों के लिए। बावजूद इसके ऑप्टिक्स के लेवल से देखें तो खालिस्तानी विचारधारा इन्हीं देशों में तेजी पकड़ रही है। 3 महीने पहले यूके में भी दूतावास पर हमला हुआ था। कनाडा में खालिस्तान समर्थक रैली निकाल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में धार्मिक स्थलों पर हमले हुए। अमेरिका की बात करें तो बीते 3 महीनों में इसी दूतावास पर, वाणिज्यिक दूतावास पर, यह दूसरा हमला है। यानी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में कथित खालिस्तानियों ने अत की हुई है। इसीलिए आज की बड़ी खबर में बात होगी खालिस्तान के ग्लोबल आउटरीच की। जांचेंगे कि क्या वाकई इन देशों में खालिस्तानी विचारधारा को जोर मिला है और इसे रोकने के लिए वहां की सरकारें क्या कर रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। जैसा कि शो का दस्तूर है, पहले हाल की घटना बताते हैं। अमेरिका के समय के मुताबिक 1 और 2 जुलाई की दरमियानी रात करीब 1:30 से 2:30 बजे के बीच खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय वाणिज्यिक दूतावास को आग लगा दी। दिया टीवी नाम के एक स्थानीय चैनल ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसमें दिख रहा है कि कुछ लोग दूतावास को आग लगा रहे हैं। दिया टीवी की खबर के मुताबिक हमले का ये वीडियो खालिस्तान समर्थकों ने ही रिलीज किया। वीडियो के साथ लिखा है वायलेंस बिगेट्स वायलेंस, माने हिंसा हिंसा को जनती है। साथ ही कनाडा के खालिस्तान समर्थक ग्रुप खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की मौत से संबंधित न्यूज़ आर्टिकल्स भी चलाए। हालांकि हम अपने तय इस वीडियो की पुष्टि अभी नहीं कर सकते। आग बहुत तेज़ी से लगी थी मगर सैन फ्रांसिस्को के फायर डिपार्टमेंट ने जल्द ही आग पर काबू भी पा लिया। अन्य स्थानीय रिपोर्ट से पता चला कि घटना से दूतावास को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और जो स्टाफ था हिंदुस्तानी वो पूरी तरह सुरक्षित है। तो यहाँ आता है पहला सवाल कि अमेरिका ने हमले पर क्या कहा, क्या किया। इस घटना की अमेरिका ने निंदा की है। घटना के बाद अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने ट्वीट किया, भारत के वाणिज्यिक दूतावास पर हुए हमले की अमेरिका कड़ी निंदा करता है। अमेरिका में अन्य देशों के डिप्लोमैट्स के साथ तोड़फोड़ और हिंसा अपराध है। इससे पहले मार्च में भी सैन फ्रांसिस्को के वाणिज्यिक दूतावास पर ही खालिस्तान समर्थकों के एक समूह ने हमला किया था। भारत सरकार ने तब भी कड़ी निंदा की थी। तब भी सरकार ने हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नजर नहीं आई। आज 4 जुलाई को भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कहा है, NIA ने, कि मार्च वाले हमले और अभी वाले हमले में कनेक्शन हो सकता है। एजेंसी के अधिकारियों को संदेह है कि पिछले हमले में शामिल लोगों ने ही हाल के हमले में भी भूमिका निभाई हो सकती है। इंडिया टुडे के जितेंद्र बहादुर सिंह ने सूत्रों के हवाले से छापा है कि NIA जल्द ही इस घटना की जांच के लिए एक टीम US भेज सकती है। ये तो अमेरिका की बात हुई, मगर हमने आपको शो की शुरुआत में ही बताया कि घटनाएं पूरे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में बढ़ती जा रही हैं। पहले आपको कुछ उदाहरण गिनवाते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की बात। फरवरी के आखिरी और मार्च के शुरुआती हफ्तों में ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हुए। ब्रिस्बेन में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया और दूतावास के गेट को बंद करवा दिया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों से हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ की खबरें भी आई थीं। तब ऑस्ट्रेलिया के बाद हमने यूके में ये सब होते हुए देखा। 19 मार्च को लंदन में इंडियन हाई कमीशन पर हमले की बात सामने आई। हाई कमीशन मतलब आपका प्रॉपर जो मेन दूतावास है वो। यहाँ खालिस्तान समर्थक हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे भारत में अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों के खिलाफ हो रही कार्रवाई के विरोध में। इसी प्रदर्शन के दौरान कुछ उपद्रवी हाई कमीशन की बिल्डिंग पर चढ़ गए और तिरंगा उतारकर खालिस्तानी झंडा लगाने की कोशिश की। इसके अलावा हाई कमीशन की खिड़कियों में भी तोड़फोड़ करने की कोशिश हुई थी। यूके के बाद US चलिए। यहाँ ये पहली घटना नहीं है जब सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय दूतावास को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की हो। इसी साल 20 मार्च को भी खालिस्तानी समर्थकों ने इसी शहर में इसी बिल्डिंग पर हमला किया था। तब हमलावरों ने भारतीय दूतावास का सुरक्षा घेरा तोड़कर दूतावास परिसर में झंडे और बैनर लगा दिए थे। दरवाजे खिड़कियों पर लोहे की रॉड से हमला भी किया था। इसी तरह की एक घटना कनाडा के ओटावा से भी आई थी, जहां खालिस्तान समर्थक हाई कमीशन की बिल्डिंग तक पहुंच गए थे और इनके प्रदर्शन की वजह से हाई कमीशन में चल रहे एक इवेंट को बंद करना पड़ा था।
इसके अलावा कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी पर 6 जून को एक रैली निकाली गई थी। इस रैली में एक झांकी भी रखी गई थी चलती हुई गाड़ी पर, जिसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का सीन दिखाया गया और इसे ग्लोरीफाई किया गया। इसके अलावा कनाडा में बीते कुछ दिनों में भी लगातार खालिस्तान समर्थकों की एक्टिविटी बढ़ती नजर आई है। 8 जुलाई को खालिस्तान समर्थकों की ओर से खालिस्तान फ्रीडम रैली प्रस्तावित है। जगह जगह पोस्टर्स लगे हैं। इनमें भारतीय हाई कमिश्नर संजय वर्मा और टोरंटो में काउंसल जनरल अपूर्वा श्रीवास्तव की तस्वीरें लगी हैं और उन्हें खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हरदीप सिंह निज्जर का हत्यारा बता दिया गया है। किल इंडिया नाम के इस पोस्टर पर भारत ने कड़ी आपत्ति जता दी है और भारत में कनाडा के राजदूत को तलब भी किया है। जवाब में कनाडा सरकार ने कहा कि वो डिप्लोमैट्स की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। कुछ लोगों के विचार को पूरे देश का विचार नहीं कहा जाना चाहिए। वापस दूतावास पर हो रहे हमलों पर लौटते हैं। कनाडा, यूके और फिर यूएस, एक के बाद एक इन तीनों घटनाओं की जांच की जिम्मेदारी भारत सरकार ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए को दी है। एनआईए ने सीसीटीवी फुटेज निकालकर हमलावरों की पहचान शुरू की। एनआईए ने हमलों की तस्वीरें और वीडियो जारी कर लोगों से उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान करने की अपील की थी। अभी यह जांच चली रही थी कि फिर से दूतावास पर हमला हो गया है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूके का हाल हमने आपको बताया और ये सारे भारत के मित्र देश हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉस तक कह दिया था। अमेरिका और भारत के संबंध कितने गाढ़े हो रहे हैं ये तो आप टीवी पर देख ही रहे हैं। बीते रोज इन्हीं घटनाओं के संबंध में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने से भी सवाल पूछा गया था। उन्होंने क्या कहा, आप उन्हीं से सुनिए। इस पे मैं इतना ही कहूँगा और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम हमारे जो पार्टनर देश जो हैं, जैसे कनाडा है, अमेरिका है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, जहां कभी कभी खालिस्तानी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि वो उनको खालिस्तानियों को स्पेस न दें, क्योंकि उनकी सोच जो है ये रैडिकल एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा जो है वो ना हमारे लिए अच्छा है, ना उनके लिए है, ना हमारे रिश्तों के लिए। तो ये जो पोस्टर का विषय जो है ये हम जरूर उन सरकारों से उठाएंगे। हो सकता है कि हम अभी तक, क्योंकि ये कल परसों ही निकला था, हो सकता है कि अभी तक हो भी। थैंक यू। तो यहाँ सवाल उठता है कि उन देशों की सरकारें कर क्या रही हैं? केवल निंदा कर रही हैं या कोई एक्शन भी नजर आ रहा है? निंदा करनी शुरू की, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये काफी नहीं है। मैं समझता हूं कि उनको ठोस कदम उठाने चाहिए थे, खास करके अमेरिका में, खास करके जब उनको मालूम था कि जो अटैक मार्च में हुआ उसके बाद उनको एक कड़ी नजर रखनी चाहिए थी। उनकी एक जिम्मेवारी बनती है वियना प्रोटोकॉल्स के अंडर कि वो डिप्लोमेटिक प्रेमिसेस की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जिम्मेवार हैं, और मैं समझता हूं कि वो चूके हैं अपनी जिम्मेवारी से। इसके कई कारण हो सकते हैं। शायद उन्होंने उतनी सीरियसली नहीं लिया, शायद कुछ हद तक लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, फेडरल सिस्टम है, वो भी एक फैक्टर हो जाते हैं। और वहां कैलिफोर्निया में खास करके कुछ हद तक कनाडा की तरह ही वोट बैंक पॉलिटिक्स भी चलती है। नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में खास करके 3-4 जो कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जैसे फ्रेस्नो है, यूबा सिटी है, स्टॉकटन है, इनमें हम समझते हैं कि पंजाब में तो खालिस्तानी कोई नहीं है, लेकिन वहां गढ़ है खालिस्तानियों का। और अक्सर वहां से ये प्रोटेस्ट मार्चेस और इस तरह के मूवमेंट्स रहते हैं। मैं ये भी समझता हूं कि शायद वहां एक फ्रस्ट्रेशन बनी है कि उनके सारी कोशिश करने के बावजूद प्रधानमंत्री जी की इतनी सक्सेसफुल एक विजिट हुई अमेरिका की। हाँ, प्रधानमंत्री सिख कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स को मिले और बड़ा उनका आदर किया गया। इससे भी महत्वपूर्ण मैं समझता हूं कि उनको ये जो चीज बौखलाती है कि हमारे राजदूत जो हैं, तरनजीत सिंह संधू अमेरिका में, वो अमृतसर के बड़ी ही एक एमिनेंट प्रोमिनेंट सिख फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो उनका जो सारा एक एजेंडा है कि जी भारत में सिखों के अगेंस्ट ऑपरेशन हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, वो वहीं खत्म हो जाता है। और मुझे बड़ा दुख है इस चीज का कि इतना कायर उनका ये स्टेप है कि हमारे एम्बेसडर की, हमारे कॉन्सुल जनरल की पोस्टर पे फोटो छाप कर वो इस तरह से सर्कुलेट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उन्होंने एक लाल रेखा क्रॉस कर दी है इस बार, और अब उनको अमेरिका की लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी का भारी हाथ फेस करना पड़ेगा। आपने बड़ा अच्छा शब्द यूज किया, सरकारें। मैं यहाँ पर एक बात बड़ी क्लियर करूं कि हम यहाँ हर चीज सरकार पर लाते हैं।
लेकिन वहां पर पुलिस इतनी काबिल है कि वहां पर सरकार का जोर नहीं चलता कि आप सीधा कहें प्रेसिडेंट बाइडेन आ जाओ, सीधा कहें प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो आ जाओ, सीधा बोले प्राइम मिनिस्टर एल्बनीजी आ जाओ। वहां पर पुलिस ऑटोनोमस है। और जितना हमें पता है, क्योंकि ट्रैवल करते रहते हैं, वहां देखते हैं, वहां तो फड़क नहीं सकते ऐसे। अगर कोई ऐसा कांड हुआ है, वो तो हुआ ही है, जो हुआ है वो दिख रहा है, वो आग लगी है, आग किसने लगाई? ये मुझे यकीन है कि उनकी जो पुलिस फोर्स है, उनको व्हाइट हाउस से निर्देश लेने की जरूरत नहीं है कि हमें व्हाइट हाउस से कोई आएगा तो ही हम काम करेंगे। वो अपने लेवल पर, आपको एक बात बता दूं मैं, पीछे विस्कॉन्सिन में कुछ एक साल पहले एक गुरुद्वारे पर हमला हुआ था। वहां पर ये नहीं था कि भाई वहां पर पूरी की पूरी आर्मी लग गई, लोकल पुलिस ने संभाल लिया था। वहां पर एक गनमैन अंदर घुस गया था, सुप्रीमेसिस्ट, और व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट था, विस्कॉन्सिन में था वो। तो एक गनमैन घुस गया था, लोकल पुलिस ने पूरा हैंडल किया था। वहां कोई लंबा चौड़ा स्पेक्टेकल क्रिएट नहीं किया जाता। सिख तो पूरे देश में फैला हुआ है, और सिख को अपनी प्रामाणिकता देने की जरूरत नहीं है कि वो कितना देश प्रेमी है। करतार सिंह सराबा, भगत सिंह, उधम सिंह, ये मैं एक तीन नाम तो वैसे गिना रहा हूं। बाकी अगर आप बंदा बहादुर से शुरू करें और उसके बाद आप आजादी तक आ जाए, तो सैकड़ों की ऐसी लिस्ट है जिन्होंने इस मिट्टी के लिए, इस देश के लिए कुर्बानी दी है। ये सच्चाई है। मार्च में ही लंदन में दूतावास पर हमला होता है और सैन फ्रांसिस्को में भी। क्या ये केवल संयोग है? इसीलिए जानकारों से ये भी समझना चाहिए कि क्या इस सो कॉल्ड मूवमेंट के पीछे एक बड़ी संस्था है या छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो स्वतंत्र रूप से एक मकसद के तले काम कर रहे हैं। देखिए, आपने जो वर्ड यूज किया, जो शब्द किया, वो किया मूवमेंट। पहले तो हमें ये देखना होगा, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पंजाब से या सिख कम्युनिटी से जो लोग बाहर हैं, उनको उनको समझना बड़ा ये जरूरी है कि क्या वाकई में कोई मूवमेंट है। आप आज पंजाब में जब खालिस्तान, अगर थियोरेटिकली भी बात करें खालिस्तान की, थियोरेटिकली, तो वो तो पंजाब है ना, पंजाब में होगा ना। तो पंजाब में तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। आप जीरकपुर से लेकर अमृतसर तक चले जाइए, ना कोई लेनी ना कोई देनी ना कोई बात है। वहां पर प्रॉपर इलेक्शन हो रहा है, 70% से ज्यादा वोट पड़ रहे हैं। तो ये जिसे हम खालिस्तान कह रहे हैं, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि समय हमारे पास कम है। पहले एक बात ये भी बता दूं अपने दर्शकों को कि एक पिंडरावाले की स्पीच है 1983 की, यूट्यूब पर अवेलेबल है। उसका स्पीच का टाइटल है हिस्टोरिक मोमेंट्स, रेयर स्पीचेस ऑफ जरनैल सिंह पिंडरावाले। उसमें वो खुद कह रहे हैं कि हमें खालिस्तान नहीं चाहिए, अगर कोई देगा तो ले लेंगे। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि खालिस्तान की जो बात आई, नैरेटिव आया, ये बहुत बाद में आता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में ये इंसर्ट किया जाता है। ये कौन करता है, ये अभी तक हमें भी समझ नहीं आया। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं मूवमेंट की। मूवमेंट तो है नहीं, जैसे कि मैंने पहले कहा। हुआ क्या है, जो मुझे लगता है कि जो ये छुटपुट जो ग्रुप्स हैं जिनकी बात आप बाहर के देशों में कर रहे हैं, ये जो छुटपुट ग्रुप्स हैं, ये इनको पहले इनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, कोई इनको पब्लिसिटी नहीं मिलती थी। लेकिन पिछले 6-7 सालों में हमने देखा कि अचानक से ये कैसे हुआ। ये भी कोई महापुरुष ही बता सकता है कि ये कैसे हुआ कि इनको अचानक से हमारे ही देश में इनको पब्लिसिटी मिलनी शुरू हो गई। ये किसानी आंदोलन के बाद शुरू होता है। और जिनका कोई वजूद नहीं, जिनकी कोई न लेनी ना कोई देनी ना कोई स्ट्रेटेजी, क्योंकि मुल्क ऐसे नहीं बनते कि झंडा लगा दिया, नारे लगा दिए। मुल्क ऐसे नहीं बनते। लेकिन यहां पर झंडे नारे के ऊपर ही सारा खेल हो जाता है। तो हाँ, अभी जो पीछे जो हमले हुए, एक ब्रिटिश हाई कमीशन, इंडियन हाई कमीशन पर बर्तानिया में हुआ। आज जो हम सुन रहे हैं सैन फ्रांसिस्को की, उसकी पुष्टि नहीं हुई। एक टीवी ने दावा किया है, एक टीवी चैनल ने दावा किया है स्टैंप लगाकर। अब वो तो यूएस अथॉरिटी से बताएंगी ना कि इसकी तह में कौन है। विजुअल एलिमेंट क्रिएट करना, एक विजुअल एलिमेंट क्रिएट करना कि उसका इम्पैक्ट जो है वो अब उनको भी समझ शायद आ गई है। जो भी वेस्टेड इंटरेस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा इसके पीछे कौन है। देखिए, बाहर के मुल्कों में एक बात मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट कर दूं, दे डोंट गिव अस अ डैम। मैं ये बात मानकर चलता हूं, उनकी बड़ी लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में हम कहीं खड़े नहीं होते। हम यानी कि जिसे वो चाहे जो मर्जी पुचकार के बोलते रहें,
लेकिन उनके लिए वहां पर प्रोटेस्ट करना, मान लीजिए स्कॉटलैंड का प्रोटेस्ट है, स्कॉटलैंड भी सॉवरेनिटी की बात करते हैं, स्कॉटिश भी करते हैं, कनाडा में चले जाइए तो क्यूबक वाले भी करते हैं, तो वहां प्रोटेस्ट आम बात है। वहां पर ये इन चीजों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है कि उसको एक इतना बड़ा कर दिया जाता है, उससे वो जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उनको एक मौका मिलता है कि किसी तरह से ये परसेप्शन क्रिएट की जाए, मेरा वर्ड आप नोट कीजिए, परसेप्शन क्रिएट की जाए कि एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जबकि वो है नहीं। ये किसको सूट करता है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऑफकोर्स किसी को तो सूट करता होगा जो ये करवाता होगा, क्योंकि पंजाब में कोई ऐसी बात नहीं है, पंजाब के किस जिले में, किस पिंड में, किस शहर में आप खालिस्तान बना सकते हैं? वहां तो डाइवर्स पॉपुलेशन है। देखिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब मैं वॉशिंगटन में कुछ साल पहले पोस्टेड था और लंदन में भी, कि किस तरह से पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ISI वगैरह कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करती हैं, केवल खालिस्तानी ग्रुप्स के बीच ही नहीं, इवन खालिस्तानी और कश्मीरी ग्रुप्स के बीच में वो कोशिश करती रही हैं कि इनके आपस में तालमेल बना रहे और इकट्ठे ही इंडिया को अटैक करें। लेकिन फैक्ट ये है कि ये छोटी छोटी फुलझड़ियां उनकी जो चलती रहती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, इनका भारत के ऊपर असर नहीं होने वाला। खेद की बात यह है कि जो हमारा इतना बड़ा सिख समुदाय है, जो कि भारत से जुड़ा हुआ है, पंजाब से जुड़ा हुआ है, ये उनकी भी रेपुटेशन के ऊपर गलत असर करता है। मैं समझता हूं कि इस तरह के लोग जो करते हैं, ये हमारे सिख समुदाय के ऊपर एक कलंक है। जाते जाते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ी एक और खबर आप जानते जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार यानी 4 जुलाई को शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के शिखर सम्मेलन बैठक की मेजबानी की। वर्चुअली आयोजित हुई इस बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सहित SCO देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे। अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के कई मुद्दों पर बात की और तो और शहबाज शरीफ के सामने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को जमकर सुनाया भी। बिना पाकिस्तान का नाम लिए कहा कि कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से और क्या क्या निकल कर आया, आप खुद सुनिए। आज SCO से जुड़ने में अन्य देशों की रुचि इस ऑर्गेनाइजेशन के महत्व का प्रमाण है। इस प्रक्रिया में यह आवश्यक है कि SCO का मूल फोकस मध्य एशियाई देशों के हितों और आकांक्षाओं पर केंद्रित रहे। एक्सेलेंसी, आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। हम चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। SCO को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसमें SCO के रेड्स मैकेनिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को तो लाल आग दिखा दी, मगर चीन के विस्तारवाद पर कुछ नहीं कहा। इधर पाकिस्तान ने भी आतंकवाद के खिलाफ सुर में सुर मिलाया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने की तत्काल ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने इसे हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर कहा, यानी जिसके जितने सर काटो उतने उससे दोगुने निकल आते हैं। प्रधानमंत्री शरीफ ने इस बात पर जोर दिया कि ये लड़ाई पूरी दृढ़ता और विश्वास के साथ लड़ी जानी चाहिए। पाकिस्तान के अलावा रूस का भी वर्जन आया है। हाल ही में रूस की स्थिति अराजक हो गई थी, तख्ता पलट तक की नौबत आ गई थी, मगर अब राष्ट्रपति पुतिन कह रहे हैं कि रूस पूरी तरह से एक है। पुतिन ने कहा SCO अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जरूरी भूमिका निभा रहा है, शांति और स्थिरता बनाए रखने में वास्तविक योगदान दे रहा है।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आर्थिक सुधार में तेजी लाने के लिए बाकी सदस्य देशों से क्षेत्रीय शांति, लोगों की सुरक्षा और व्यावहारिक सहयोग को प्राथमिकता देने के लिए कहा। रूस ने कहा कि वो एक है, चीन ने क्षेत्रीय शांति बनाए रखने की बात कर दी और पाकिस्तान ने आतंकवाद से निपटने की बात की। ये लोग कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं जब मीटिंग में जाते हैं। इसी अच्छे नोट पे आज का लर्न टॉप शो हम समाप्त करना चाहते हैं। एक छोटा अपडेट आपके लिए और है, मणिपुर पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। वहाँ से आने वाली खबरों को हम नियमित रूप से कवर कर रहे हैं और अब वहाँ से एक और फाइनल रिपोर्ट हमने तैयार की है, आप उसे भी ज़रूर देखिए। अब आपसे लेते हैं विदा। शुक्रिया, शुभ रात्रि।